लास्ट क्लासेस में जितना भी पढ़ा है अब उन कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और हम लोग इसी में तुमको हम बोर्ड के सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं यूलर फॉर्म में भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको बता दूंगा, और अलजेब्राइक, पॉइंट फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म में आपस में क्या रिलेशन है वो भी मैं एक ब्रीफली तुम लोगों को डिस्कस कर दूंगा। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वन, इसको हम लोग एक 2D प्लेन जिसको कि हम लोग आर्गन प्लेन कहते हैं उसमें हम लोग एक पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट P सच दैट उसका जो कोऑर्डिनेट है x, y, x क्या है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और y क्या है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, x, y, एक पॉइंट P है x, y, इसको हम लोग कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कन्वर्सली अगर तुमको कोई एक पॉइंट P, कोई भी एक पॉइंट P x, y इज गिवन, तो हम लोग उस पॉइंट P को एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, और जो ये जो है जब कभी पॉइंट गिवन हो और उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है दैट इज कॉल्ड द एफएक्स ऑफ दैट पॉइंट। मतलब कि किसी क्वेश्चन में ये वर्ड आ रहा है एफएक्स टाइप का, एफएक्स, तो ये समझ लेना कोई पॉइंट गिवन है और तुमने उसको x प्लस आई वाई फॉर्म में लिख दो। अच्छा, अब देखो कि तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो, फिजिक्स भी पढ़ रहे होगे, वेक्टर अभी तक पढ़ चुके होगे वेक्टर में, तो ये देखो कि ये एक ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओपी वेक्टर, और जो बाद में लिखा है, ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इस पॉइंट P का जो एफएक्स है वो क्या है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और ये जो पॉइंट O है 0,0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसका एफएक्स क्या होगा 0 प्लस 0i। ठीक है, तो OP एक्चुअली में ये एक z माइनस ZO, ठीक है, ये अपने आप में एक पोजीशन वेक्टर OP है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और z माइनस ZO अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हो, रियल माइनस रियल एंड इमेजिनरी माइनस इमेजिनरी, तो ये फर्दर ये क्या हो गया x प्लस आई वन। तो कहीं पे भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखी हो z इज इक्वल टू 3 प्लस 7i, ठीक है, तो ये समझ लो कि उसका जो पॉइंट फॉर्म तो 3,7 हो जाएगा, या 3,7 दे रखा है तो उसका एफएक्स 3 प्लस आई जेड हो जाएगा। सपोज करो ये 3,7 है, 3,7 है, तो ये ऑब्वियसली अब तुम समझ सकते हो कि ये एक ओपी वेक्टर को, ये एक ओपी वेक्टर को जो कि है z माइनस ZO इज इक्वल टू 3 प्लस 7i, ये एक कंप्लीट वेक्टर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है z माइनस ZO। ना अब हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं कि कोई भी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तुमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है, मीन्स कि उसका पॉइंट फॉर्म यहां पे कहीं कोई एक x, y एक पॉइंट होगा। ठीक है, मैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, अभी मैं बाकी तीनों क्वाड्रेंट में भी करके दिखाता हूं। तो अब ये थोड़ा सा जरा क्लास 10th में जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, x यूनिट हम लोग यहां तक गए, ठीक है, और उसके बाद y यूनिट ऊपर तक गए अलोंग दी y एक्सिस, ठीक है, अलोंग दी y एक्सिस। तो ये ओरिजिन है,
ठीक, ये जो है x प्लस आई वाई, ये हमें ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक हमने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, मान लो कि ये डिस्टेंस m, ये पॉइंट m है, ये OM डिस्टेंस है। अब ये OM डिस्टेंस कितनी है x, ये तो देख के समझ में आ ही रहा है, और ये जो MP डिस्टेंस है, MP डिस्टेंस ऑब्वियसली ये कितनी होगी y, ठीक है, ये y होगी, ये पॉइंट हमारा P पॉइंट है, ठीक है, ओके। अब OP लेंथ तुम निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है, OP डिस्टेंस फॉर्मूले से ये जो पॉइंट O है ये 0,0 है, ठीक है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट, यही तो डिस्टेंस फार्मूला होता है। OP क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर x स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिमिलरली ये क्योंकि परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस भी लगा सकते हो, ये x है ये y है, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है मैंने बता ही चुका हूं कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स जो पॉइंट फॉर्म है उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, पॉइंट P ओरिजिन से डिस्टेंस जो है ये मॉड z होती है, मॉड z इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा, इसको हम लोग r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, r कहीं पे दिख जाए तो ये समझ लो कि वो मॉडुलस ऑफ z है, ठीक है, इसको हम लोग r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये तो समझ में आ ही रहा है कि ये x एक्सिस से कोई एक एंगल बना रहा है, ये सपोज करो ये एक रे चली जा रही है, ठीक है, ओरिजिन से निकली एक रे चली जा रही है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मॉड जेड या r, कुछ भी, तीनों एक ही चीज, इसको हमने एंगल थीटा मान लिया, ठीक है, तो एनी वेक्टर OP x पॉजिटिव x एक्सिस, ये राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वर्ड पे ध्यान देखना, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो OP वेक्टर का जो एंगल बनाएगा, मतलब एंगल विद द पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है, इज known as the argument of या amplitude of that complex number, ठीक है, तो ये जो थीटा है वो क्या है, amplitude of that complex number, ठीक है, amplitude of that complex number या argument, इसको हम लोग ARGZ भी लिखते हैं, ठीक। अच्छा, अब तुम इतना तो निकाल ही सकते हो कि इन OMP, ट्राइंगल इन OMP tan थीटा क्या होगा, MP अपॉन OM, ठीक है, MP अपॉन OM, ठीक, उसी से तुम लोग एंगल थीटा निकाल लोगे जब ये एक मैग्नीट्यूड वाइज कोई चीज मिल गई। मान लो सॉल्व करने के बाद तुम्हें 1/√3 मिल गया, तो tan के किस एंगल के लिए tan की वैल्यू 1/√3 होती है, इतना तो 9th और 10th में पढ़ ही चुके हो, 30 डिग्री यानी कि π/6, तो इसका जो आर्क z होगा वो हो जाएगा π/6। कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्टली अगर 1 आ गया, ठीक है, OM इज इक्वल टू MP, तो tan थीटा जो है हाइट अपॉन बेस 1 अगर आ गया तो उसका आर्क z थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री यानी कि π/4, ठीक है। मैं आई होप इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। तो अब देखो, हम लोग इसको थीटा ना मान के आगे से इसको हम अल्फा लिखा करेंगे, ठीक है, अल्फा लिखा करेंगे।
सबसे पहले अब हम तुमको जो मैग्नीट्यूड तो तुम सब लोग बहुत ही इजीली निकाल लोगे, ठीक है। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो ऑलवेज हमेशा सेम ही आएगा, चाहे वो पॉइंट इधर हो, अगर कोऑर्डिनेट इसके मान लो माइनस एक्स कॉमा वाई हो तो भी वही आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई हो तो भी डिस्टेंस फार्मूले से मॉड जेड तो वही आएगा, और अगर एक्स कॉमा माइनस वाई होंगे तो भी ये लेंथ जो है ओपी लेंथ हमेशा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी। बट जो इसका आर्गुमेंट है वो हमेशा चेंज होगा। तो अब आर्गुमेंट निकालना मैं सिखाता हूं, बस इतना ध्यान रखना, द एंगल जो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब इतना अगर समझ में आ गया तो मैं निकाल के दिखाऊंगा, बाकी सब समझ में आ जाएगा। देखो केस 1, जैसे कि तुम्हें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, उसका पॉइंट फॉर्म कन्वर्ट किया। सपोज करो कोई तुमको दे रखा है 2 + 3i, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट होगा 2, 3, तुम लोग समझ गए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, भाई +2 +3 ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहा है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy, तुमने देखा कि ये जो भी पॉइंट x, y है, ठीक है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सबसे पहले तुरंत क्या करो कि ये x ये y, tan थीटा कैलकुलेट कर लिया, अब हम अल्फा लिखेंगे, tan अल्फा कैलकुलेट कर लिया, मॉडुलस y/x, मॉडुलस मैंने लगाया, हर बार मॉडुलस ही लगाना, इजी कर देता हूं अभी मैं, इस चीज को बहुत ही आसानी से तुम लोग निकाल लिया करोगे। अब तुमने मॉड z कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, मॉड z तुमने कैलकुलेट कर लिया जो कि है r, ठीक। अच्छा, तो ये जो मॉड z होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड, एंड उसके बाद जब अल्फा कैलकुलेट करोगे tan इनवर्स y/x, ठीक है। तो ये जो एंगल अल्फा होगा करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ दैट tan अल्फा मॉड y/x, तो ये हमको एक एंगल मिल जाएगा मॉड y/x के करस्पॉन्डिंग। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका जो आर्गुमेंट होगा argz वो सेम होगा, ठीक है, जो अल्फा होगा वही उसका आर्गुमेंट होगा। बट अगर यही केस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, उसको पॉइंट फॉर्म में तुमने लिखा और देखा कि ये जो पॉइंट P है ये हमारा, ठीक है, वही सेम केस, पोजीशन वेक्टर इसका हमने बनाया, यहां से एक हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें भी ये y होगा और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो x ही रहेगी, कोई डिस्टेंस तो तुम बोलोगे नहीं कि डिस्टेंस -x है, वो तो इसकी कोऑर्डिनेट जरूर ऑब्वियसली -x, 0 होगा और इसका जो है -x, y होगा, बट डिस्टेंस तो ये इसकी x ही होगी। अब तुमने इसका मॉडुलस निकाल लिया, इसमें भी वही होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब ये एंगल अल्फा तुमने कैलकुलेट किया, ठीक है, अल्फा = tan अल्फा = मॉडुलस ऑफ y/x, भाई इस ट्रायंगल में हाइट अपॉन बेस, tan अल्फा = हाइट अपॉन बेस निकाल लिया। लेकिन डेफिनेशन क्या कह रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये जो वेक्टर है, ये जो लाइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बना रही है। अगर ये अल्फा है तो ये पूरा एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, ठीक है, 180 डिग्री को रेडियन में हम लोग पाई लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z थीटा = पाई माइनस अल्फा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्क z एक बार तुम लोगों ने सही निकाल लिया, उसके बाद तो क्वेश्चन हर बच्चा ही कर लेगा। अच्छा, अब हम लोग आ गए थर्ड केस। फर्स्ट केस हो गया अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड केस हो गया पॉइंट अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया।
अब थर्ड केस, इफ फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आवर पॉइंट लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कि -x, -y, पॉइंट हमारा यहां गिर रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो इस पॉइंट P का, OP की लेंथ तो वही होगी √x² + y², मींस कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा मॉडुलस तो सेम ही होगा, ठीक है। अब ये देखो, फिर वही अगेन, एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, x, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, y, ठीक है। और x एक्सिस से ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा, ठीक, अल्फा। फिर मान लिया हमने अल्फा, अगेन tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड y अपॉन x, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान रखो, कहीं कहीं पे इस तरह से लिखा होगा मॉड IMZ अपॉन REZ, बात वही है ना, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट का मॉडल। अच्छा, ओके, अब देखो, फिर वही डेफिनेशन पे आ जाओ। पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये देखो, ठीक है। ये अगर अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। लेकिन अभी देखो यहां काम नहीं पता होगा पूरा, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं उसको नेगेटिव लेते हैं। ये एंगल तो हमें मिल गया पाई माइनस अल्फा, बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में मिल गया, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने बाहर एक माइनस लगा दिया, ठीक। ध्यान देना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये ओपी वेक्टर हमारा ये कितना बना रहा है, पाई माइनस अल्फा, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने बाहर माइनस लगा लिया। फाइनली कैलकुलेट करके क्या मिल गया, -पाई प्लस अल्फा। यही -पाई प्लस अल्फा क्या है, आर्ग-z, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए -पाई प्लस अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा कैलकुलेट किया, अल्फा ही उसका आर्ग-z है, ठीक है, या एम्पलीट्यूड है, या उस जो भी एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अल्फा इज इक्वल टू थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड या आर्ग-z इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट आ रहा है तो -पाई प्लस अल्फा, और अगर वही फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आर्ग-z इज इक्वल टू -अल्फा। देखो, अगर पॉइंट हमारा मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में गिर रहा है, x - y, सिमिलरली वही ओपी वेक्टर, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा √x² + y², बट ये एंगल क्या बना रहा है, ठीक है, जो ऊपर वाला जितना ही था, ठीक है, उतना ही एंगल बना रहा है। इसमें भी वही tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड -y अपॉन x, तो वो अगेन वही +y + x हो जाएगा। अच्छा, ये लेकिन अल्फा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बस इसको हम निगेटिव और कर देंगे कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा इससे निकालने के बाद जो कुछ भी आ रहा है उसमें माइनस लगा दो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू -पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू -अल्फा। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूं, उससे तुम लोगों को और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो कि कहीं पे तुमको ये लिखा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर -2 + 2√3i दे रखी है, ठीक।
अब पॉइंट फॉर्म में क्या है तुरंत पहचानना सीखो, -2, 2√3 ये तो हमारा हो गया। अब ये भी समझना सीखो तुरंत ही कि -2 इधर गए फिर ऊपर गए, +2 +2√3 तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, ये हमारा अल्फा हो गया। ठीक, ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, ये लेंथ 2 हो गई, ये 2√3 हो गई। तो फिर tan अल्फा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस कितना बचा, √3। तो अब अल्फा की किस एंगल के लिए जो है √3 आता है tan की वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी कि अल्फा इज इक्वल टू π/3, भाई पाई 180 होता है, 180/3 60 डिग्री। ठीक, अच्छा अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका जो आर्गुमेंट या आर्ग जेड होगा, आर्ग जेड गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वही का वही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा की जगह थीटा जो है माइनस अल्फा कर लेंगे। एक थर्ड क्वाड्रेंट वाला मैं और करके दिखा देता हूं। एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है -√3 -i। ठीक है, तो इसके पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, -√3, -1। ठीक है, -√3, -1। ऑब्वियसली ये कहां जा रहा है, -√3 इधर गया फिर -1, ये कहीं पे P जो पॉइंट है -√3 -1 ये थर्ड क्वाड्रेंट में गिर रहा है हमारा। ठीक है, सिंपली अल्फा कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो ये डिस्टेंस कितनी है -√3, सॉरी +√3, वो तो -√3 गया है, डिस्टेंस तो प्लस में ही लेंगे ना, ये हो गया 1। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, 1/√3। tan अल्फा कितना हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस 1/√3, और अल्फा क्या हो जाएगा, π/30 डिग्री के लिए होता है 1/√3, π/6। ठीक, अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो आर्क जेड कितना होगा, -π + अल्फा इज इक्वल टू -π + π/6। कैलकुलेट कर लो -π π/6। आई थिंक क्लियर हो गया। अब चलो इसी जो अलजेब्राइक फॉर्म हम लोगों को दिए होंगे इसको हम लोग जो है पोलर फॉर्म में बदलना सीख लेते हैं। अच्छा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हम लोगों को दो चीज चाहिए। पहले तो उसका मॉडुलस मॉड जेड हमको मिल गया और उसका आर्गुमेंट निकालना सीख लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ओके, अब जरा थोड़ा सा अपना सेंस लगाओ कि ये एक पॉइंट x, y है, आर्गुमेंट तुमने निकाल लिया, ये थीटा है। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मान लो क्या निकालोगे, आर्गुमेंट अल्फा, अल्फा जब निकालोगे तो ये π - अल्फा हो जाएगा थीटा। सिमिलरली अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ है तो ये -π + अल्फा निकाल लोगे, थीटा इज इक्वल टू, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई है तो थीटा इज इक्वल टू -अल्फा। ये तो तुम कैलकुलेट कर लोगे, सीख लिया। अब ये जो ओपी डिस्टेंस है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका मॉडुलस तुमने निकाल लिया। ठीक, अब पोलर फॉर्म में मॉड जेड को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मॉडुलस जेड क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का re जेड का होल स्क्वायर प्लस im जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो तुम लोगों को मालूम ही है, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, होल का स्क्वायर। अच्छा, ये हमारा, इसको भी भूल जाओ अब पूरा। यहाँ पे तुम लोग को ये समझ में आ गया कि हमने ये लें, ये पॉइंट बस P याद रखो और इसको M याद। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री में जरा थोड़ी देर के लिए चले जाओ। ये OMP ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OMP जो OM
अपॉन ओपी, ओएम अपॉन ओपी, बेस अपॉन हाइट क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस थीटा। थीटा क्या है? आर्गुमेंट। तो फिर ओएम कितना हो जाएगा? ओपी कॉस थीटा, और ओपी क्या है? मॉडुलस ऑफ जेड यानी कि आर। ठीक है, अब हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर कॉस थीटा। ठीक, ओएम हमको मिल गया आर कॉस थीटा। सिमिलरली पीएम अपॉन ओपी, पीएम अपॉन ओपी हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो पीएम कितना हो गया? ओपी आर साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये डिस्टेंस, ठीक है, कॉमा ये डिस्टेंस, यही तो पॉइंट पी होता है। ठीक है, पॉइंट पी हमने निकाल लिया। ये डिस्टेंस कितनी है? आर कॉस थीटा, कॉमा ये डिस्टेंस कितनी है? आर साइन थीटा। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर हमें पॉइंट फॉर्म मालूम है तो उसको, अगर हम उसका एपेक्स क्या होगा? वही z, और इसका रियल पार्ट क्या है? वही जो x एक्सिस वाली डिस्टेंस होती है, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? उसका y एक्सिस वाली डिस्टेंस होती है। तो बस r cos थीटा रियल पार्ट प्लस i इंटू ये वर्टिकल डिस्टेंस r sin थीटा। r हमने कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही हमारा जो अलजेब्राइक फॉर्म है उसको हमने पोलर में कन्वर्ट कर लिया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो अलजेब्राइक फॉर्म में दी गई होगी उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले तो उसका मॉडुलस निकालो, फिर उसका आर्गुमेंट निकालो और इस फॉर्म में लिख दो, z इज इक्वल टू r ब्रैकेट के अंदर cos आर्गुमेंट ऑफ दैट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस i इंटू साइन ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ दैट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। या थोड़ा सा हम और लिख देते हैं, cos arg z प्लस i साइन arg z। ये एक जनरलाइज फॉर्म है। किसी भी z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई अलजेब्राइक फॉर्म में दी गई हो तो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ऐसे किया जाता है। मतलब इस फॉर्म में लिखने को ही हम पोलर फॉर्म कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म कहते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म। अलजेब्राइक फॉर्म में दे रखा है। पार्ट 1 साफ दिख रहा है, इसका पॉइंट क्या है? -3√2 कॉमा 3√2। ठीक है, ये हमारा पॉइंट फॉर्म है। तो साफ दिख रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा। -3√2 इधर गया, 3√2 ऊपर गया। ये पॉइंट बी सेकंड क्वाड्रेंट। इसको सबसे पहला काम तो हमें मॉड जेड निकाल लो, r इज इक्वल टू मॉड जेड। बड़े आराम से निकाल लोगे। क्या है? रियल पार्ट -3√2 का होल स्क्वायर 9 इंटू 18 प्लस इमेजिनरी पार्ट भी 3√2 है 18 इज इक्वल टू √36 इज इक्वल टू 6। तो हमको r यानी कि उसका मॉड जेड तो मिल गया। अब tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ IMZ अपॉन REZ, एक जनरल फार्मूला लिख लो, इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट इसका कितना? 3√2 अपॉन माइनस रियल पार्ट 3√2। माइनस तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू देनी है हमको, माइनस तो हट जाएगा, मॉड लगा हुआ, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा।
और किस एंगल के लिए tan की वैल्यू जो है 1 आती है? 45 डिग्री के लिए, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 5/4। अल्फा इज इक्वल टू 5/4। बट ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस 5/4 इज इक्वल टू 3π/4। ये हमारा आर्ग जेड हो गया। बस अब पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या है? पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r कितना निकला था अभी? 6। थीटा की जगह क्या लिख दें? 3π/4 प्लस i sin 3π/4। ये हमारा गिवन फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। 6 cos 3π/4 इंटू i sin 3π/4। अच्छा, अब सेकंड पार्ट 1 प्लस i। ठीक है, मैं चारों कर लेता हूं। मुझे लग रहा है कि अब तुम लोग खुद ही कर लोगे, लेकिन तब भी एक बार मैं कर देता हूं। ये है क्या जो सेकंड पार्ट है? ये क्वेश्चन z इज इक्वल टू 1 प्लस i। मॉड z तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मॉड z यानी कि r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। ठीक है, रियल पार्ट का होल स्क्वायर 1 और इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू 1/n1। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/n1, तो अल्फा इज इक्वल टू π/4। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो आर्क जेड होगा, एम्पलीट्यूड, वो भी π/4 ही होगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा r की जगह √2 ब्रैकेट में cos थीटा, थीटा कितना है? π/4 प्लस i sin π/4। ठीक है, कोई क्वेश्चन में अगर तुमसे ये दिया हुआ हो कि पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको अलजेब्राइज में करना है, कुछ नहीं, इसकी वैल्यूज तो लिख देनी है। देखो हम करके भी दिखा देते हैं ताकि पता लगे कि ये चीज और ये चीज सेम है। ये जो क्वेश्चन है, देखो √2 लिखा, cos 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 प्लस i sin 45 क्या होता है? 1/√2। जब 1/√2 से √2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बचा 1, ये भी √2 कट जाएगा 1/i। देखो दिस एंड दिस बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। -i और -1 -i थर्ड पार्ट। -1 -i साफ दिख रहा है। -1 इधर, -1 नीचे, थर्ड क्वाड्रेंट में गिर रहा है। ये डिस्टेंस भी 1, देखो रियल पार्ट, और ये डिस्टेंस भी कितनी? लेंथ, ये डिस्टेंस कुछ भी कर लो 1 इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो फिर अल्फा कितना हो जाएगा? 1/1। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/1, तो इसके लिए भी अल्फा इज इक्वल टू π/4 तो आ ही गया। बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आर जेड इज इक्वल टू -π प्लस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, थर्ड में है -π प्लस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। एक जगह लिख लो। अच्छा, तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू -3π/4। ओके, ये हमारा इसका थर्ड वाले पार्ट का क्या मिल गया हमको? एम्पलीट्यूड आर्क जेड। बस, और इसका r क्या होगा? -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। इसका भी r जो है या मॉड जेड, वो तो हमारा √2 ही आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए भी। ओके, बस अब इसका पोलर फॉर्म जो हो जाएगा, पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू √2 cos -3π/4 प्लस i sin -3π/4। यहां छोड़ना हो तो यहां भी छोड़ सकते हो, आगे एक स्टेप और आगे लिखना हो। अब देखो, इतना तो पता ही होगा, cos -θ इज इक्वल टू cos θ एंड sin
माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, नहीं पता है तो अब जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें एक बार फिर से तुम लोगों को मुझे याद दिला देना, रिवाइज करा दूंगा। अच्छा, तो अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, cos 3π/4, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आई साइन 3π/4। ठीक है, ओके। अब फोर्थ पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं जरा। फोर्थ पार्ट साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है फोर्थ पार्ट में, ये 1 माइनस आई वाला क्वेश्चन ये होगा। इसका जो पॉइंट फॉर्म है ये तो ये है 1, -1। ऑब्वियसली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, 1, -1, ये भी 1, रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट -1। तो लेकिन लेंथ जो है 1, 1 होगी, तो ये अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा 1/1। इसमें भी अल्फा इज इक्वल टू π/4 आ जाएगा, बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस π/4। अब इसका जो r होगा वो क्या होगा, वही मॉड जेड रियल पार्ट का होल स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -1 अगेन इसका जो मैग्नीट्यूड है या मॉड जेड आर कुछ भी कह लो √2 हो जाएगा। तो बस फोर्थ वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म में लिखना आर फिर से एक बार लास्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, आई साइन थीटा, आर कितना निकला √2 कॉस -π/4 प्लस आई साइन -π/4। ठीक है, फर्दर तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मन हो तो लिख लेना, नहीं तो इस स्टेप पे भी मार्क्स मिल जाएंगे, माइनस आई साइन π/4। ठीक है, तो आई होप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेकंड बस एम्पलीट्यूड निकालने में थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी ये आसान चीज है। एक चीज का थोड़ा सा और ध्यान रखना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो प्योरली रियल है, सपोज करो ये लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग इसको प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। तो अगर ये प्योरली रियल है, REZ is equal to 3 and IMZ is equal to 3। ठीक है, ये हमारा पॉइंट फॉर्म में 3,0 लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट P की ओरिजिन O से डिस्टेंस तो 3 ही होगी। ठीक है, तो इसका जो मॉड Z यानी कि R इज इक्वल टू 3 ही होगा। बट ये बताओ कि ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 0। तो इसके लिए अल्फा क्या हो जाएगा, 0, यानी कि एम्पलीट्यूड भी इसका 0 होगा। तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, R cos 0 प्लस I sin 0। देखो 3 + 0i, मैग्नीट्यूड क्या था 3, cos 0 प्लस आई साइन 0। इसको फर्दर जब तुम कैलकुलेट करके वापस देखना उसी अलजेब्राइक फॉर्म में आ जाएगा। cos 0 क्या होता है 1, साइन 0 क्या होता है 0, ये कैंसिल हो जाएगा। फर्दर हमको क्या मिल गया, 3 तो मिलेगा। तो अब कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बता रहा हूं। अच्छा, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 0i, रियल पार्ट -3, इमेजिनरी पार्ट 3, सॉरी 0, लास्ट वाले में भी 0 होगा, शायद बाय मिस्टेक में 3 लिख दिया था, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो अब इसका r क्या होगा, ऑब्वियसली -3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, कैलकुलेट करोगे 3 फिर से आ जाएगा। बट
अब ये पॉइंट जो है ये -3,0 हो गया, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 180, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। तो कोई भी नेगेटिव रियल नंबर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो भी आर निकला, वो लिख दिया हमने। कॉस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई प्लस आई साइन पाई। देखो cos 180 डिग्री क्या होता है? -1। cos 180 डिग्री -1, तो 3 इंटू -1 प्लस, और साइन पाई, साइन 180 डिग्री क्या होता है? 0। ये सब तुम लोगों को 9th 10th में बताया गया होगा स्कूल में। नहीं बताया भैया, वो उनकी प्रॉब्लम। -3 फिलहाल कर मैं फिर से बताऊंगा जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा। तो ये देखो -3 आ गया। सिमिलरली कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर है, सपोज करो कोई नंबर ये ऐसे लिखी हुई है, केवल z मान लो i लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 + i। रियल पार्ट कितना हो गया? 0। तो ये 0,1 ये पॉइंट जो है यहीं पे लाई करेगा, ठीक है। तो अब ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लाइन कितने डिग्री की बना रहा है? π/2, ठीक है। इसका जो है एम्पलीट्यूड यानी कि आर्क जेड π/2 होगा। प्योरली पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जिसका रियल पार्ट 0 होगा। सिमिलरली अगर तुमको ये दिख रहा है निगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर, मान लो कि -2i लिखा हुआ है, ठीक है, तो z = 0 - 2i, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट कहां पे गिरेगा? 0, -2, ठीक है। ये निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे गिर रहा है। अब देखो, या तो ये तुम इसको लिख सकते हो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कितना एंगल बना रहा है? 270, यानी कि इसका जो थीटा होगा 3π/2 होगा, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, इधर से ये कितने डिग्री का बना रहा है? π/2, लेकिन ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां माइनस लगा दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्योरली रियल, पॉजिटिव रियल है, 0 डिग्री इसका आर्क जेड होगा। अगर वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो उसका पाई होगा। प्योरली इमेजिनरी है, अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से ऊपर है अगर, तो उसका एम्पलीट्यूड या आर्क जेड कितना होगा? π/2। और अगर वो निगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसका जो आर्क जेड या एम्पलीट्यूड या तो 3π/2 ले लोगे या तो -π/2 ले लोगे। इन दोनों वैल्यू से सेम ही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड मॉडली एंड द आर्गुमेंट्स ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आल्सो एक्सप्रेस इन द पोलर फॉर्म, ठीक है। यूनिटी के 3 क्यूब रूट होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। पहले तो इसको हम लोग अलजेब्राइक फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 + 0y, ठीक है। ये क्या होगा? ये होता है, ठीक है। और ये -1/2 -√3/2, ये तो याद ही होगा, लास्ट या किसी क्लास में मैंने ये भी बताया है। ओके, ये तो हमने तीनों, ये मान लो कि एक 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, ठीक है। इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। मैं इधर थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी इसको बनाता चलूं। ये वाला जो पॉइंट है 1,0, ठीक है, अभी बताया, इस ओरिजिन से इस पॉइंट की, ये मान लो कि ये Z1 पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? ऑब्वियसली 1 ही होगी। तो वो जो उसका मॉडुलस होगा वो 1 ही होगा,
इस वाले के लिए मॉड Z1 1 ही आएगा, ठीक है। ओके, और इसका ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये OZ1 कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 0। ऑब्वियसली इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 0 ही होगा, ठीक है, या 0 रेडियन होगा, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब इसका हमें R पता है, वही जो इसका मॉडुलस होता है। तो इसको जो है अब पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? R cos थीटा प्लस I sin थीटा होता है, ठीक है। तो R कितना है? 1 cos 0 प्लस I sin 0। ये तो पहला क्यूब रूट को हमने पोलर फॉर्म में लिख लिया। आप आ जाओ दूसरा जो है -1/2 कॉमा √3/2। ऑब्वियसली ये सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा, -1/2 इधर गए, √3/2 ऊपर गए। तो ये जो Z2 पॉइंट है -1/2 कॉमा √3/2, ठीक है। तो इसका अल्फा क्या होगा? इसके लिए अल्फा क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लो मॉडुलस लगा के। तो ये क्या हो जाएगा? जो इसका इमेजिनरी पार्ट है ये और रियल पार्ट है ये, होल का मॉडुलस मॉड √3 बचा। तो tan अल्फा जो है इसके लिए क्या आ गया? √3। और tan की किस वैल्यू के लिए √3 मिलता है? 60 डिग्री, यानी कि π/3। तो अब इसके लिए हमको अल्फा मिल गया π/3। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? argz थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और अल्फा कितना है? π/3 आ गया हमारा 2π/3। मतलब कि ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये OZ2 जो है, ठीक है, 2π/3 यानी कि 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए थीटा हमारा आ गया 2π/3। तो अब ये जो अब इसके लिए R यानी कि मॉड Z फिलहाल होगा इसका भी 1, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में निकाल के दिखाया था। -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 होल का स्क्वायर रूट 4/4 इज इक्वल टू 1। इसके लिए भी 1 ही हो गया। तो अब ये जो Z2 है इसके लिए भी R यानी कि मॉड Z2 इज इक्वल टू 1 ही आया। एम्पलीट्यूड इसके लिए आ गया हमारा 2π/3। ओके, तो अब इसको पोलर फॉर्म में जो सेकंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 cos 2π/3 प्लस I sin 2π/3। ठीक, अब हम लोग तीसरे क्यूब रूट को भी निकाल लेते हैं भाई। तीसरा वाला के पॉइंट क्या होगा? -1/2 तो यहां तक आए और उतना ही √3/2, जितना पीछे सेकंड वाले में ऊपर गए थे उतना ही नीचे हम लोग आ गए। ये हमको मिल गया Z3 -1/2, इधर लिख देता हूं, -1/2 कॉमा -√3/2। ध्यान से समझ लेना ये सब तुम लोग। ओके, तो ये हो गया हमारा OZ3। साफ दिख रहा है, देखो ये ऊपर जस्ट उसके नीचे है ना एक दूसरे का क्या कॉन्जुगेट, ठीक है। ये ओमेगा था, इसके जस्ट नीचे देखो ओमेगा स्क्वायर है ना एक दूसरे का कॉन्जुगेट। अच्छा, इसका भी ये जो हमारा
मॉड Z3 होगा 1 ही आएगा, ठीक है। मॉड Z 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 और ये हो जाएगा 3/4, फिर ऐड करेंगे 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1। और ये जो अल्फा इसके लिए क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। अगेन आएगा इसके लिए अल्फा √3 ही आएगा, ठीक है, जो कि है π/3। बट क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस अल्फा, ये हो जाएगा -2π/3, -2π/3। इसके लिए एम्पलीट्यूड या आर्क जेड -2π/3 हो जाएगा, ठीक है, -π प्लस ओके। हाँ। तो बस फिर वही आर कॉस आर्क जेड कितना है -2π/3 प्लस पाई साइन -2π/3। तो ये हमने तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मैंने पोलर फॉर्म में भी करके तुमको दिखा दिया और ज्योमेट्रिकली। हाँ, अब देखो यहां से ये डिस्टेंस कितनी निकली थी 1, ये कितनी थी 1, ये इसका मतलब ये Z1 Z2 Z3 1 यूनिट रेडियस के सर्किल पे लाई कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है 1 यूनिट रेडियस के पे काम कर रहे हैं। और देखो ये OZ1 OZ2 और OZ3 ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि ये जो तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है म्यूचुअली कितने डिग्री का एंगल ये बना रहे हैं। देखो इसके बीच का एंगल 120 डिग्री, ठीक है, ये यहां से यहां तक ये भी 120 डिग्री और ये भी जो है 120 डिग्री, ठीक है। और ठीक है, ये एक यूनिट रेडियस के सर्किल पे ये तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाई कर रहे हैं और तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल। काफी इजी क्वेश्चन है, इस तरह से कोई पेपर में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1 + 3i अपॉन 1 - 2i कह दिया जाएगा कन्वर्ट इनटू द पोलर फॉर्म, कन्वर्ट इनटू द पोलर फॉर्म। तो जैसे हम लोग करते थे अभी फर्स्ट सेकंड वीडियोस में मैंने करना दिखाया था कि इसको पहले क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, z = 1 + 3i अपॉन 1 - 2i इंटू 1 + 2i अपॉन 1 + 2i। सिंपली वही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 + 2i फिर प्लस 3i से किया 3i प्लस 6i² अपॉन a² - b² 1 - 4i²। यहां तक समझ में आ गया होगा है। और ये जहां पे भी i² दिख रहा है वहां पे -1, यहां पे -6 हो जाएगा। फर्दर क्या मिला, -5 प्लस 5i -5, ये देखो 1 - 6 -5 और 2i + 3i + 5i और अपॉन यहाँ पे देखो फिर i², इसको प्लस कर देगा अपॉन 5, तो हमको ये मिल गया -1 + i। मेरे ख्याल से अभी अभी हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन किया। चलो फिर से तब भी कर देता हूं कि इसका जो REZ है कितना है -1, IMZ कितना है +1। तो ये किस क्वाड्रेंट में गिर रहा है, किस क्वाड्रेंट में गिर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट गिर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमें पता लग गया सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, REZ का होल स्क्वायर +1 प्लस IMZ का होल स्क्वायर +1 = √2, ठीक। अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा मॉडुलस ऑफ IMZ अपॉन REZ 1 अपॉन -1 +1, ठीक है। अल्फा कितना आ गया π/4, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में है
आर्क जेड कितना हो जाएगा थीटा पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ओके, अब क्या रह गया क्वेश्चन में, पोलर फॉर्म में तो लिखना है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सारी जगह वैल्यूज पुट करनी है। आर कितना है √2 कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4। आई होप इस तरह के सिंपल क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेटेड जरा एक दो क्वेश्चन और कर लिए गए, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर sin 6 पाई बाय 5 प्लस आई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 6 पाई बाय 5। तो हमें क्या चाहिए, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई फॉर्म में कुछ भी लिखा हो वेयर x कॉमा वाई इज एन एलिमेंट ऑफ r। तो भाई साइन की जो 6 पाई बाय 5 है कोई न्यूमेरिक वैल्यू रियल नंबर ही तो देगा। सिमिलरली 1 माइनस कॉस 6 पाई बाय 5 भी एक रियल वैल्यू देगा। तो ये भी एक हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, ये भी एक लिखने का तरीका है, कैसे भी लिख दो। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल के कुछ आइडेंटिटीज हैं वो हमें पता होनी चाहिए। और इसमें जो यूज हो रही है मैंने अपने क्लासरूम में तो 10th क्लास में तुम लोगों को बताया ही था, तो लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं मालूम है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं साइन 2a, मतलब यहां कोई भी एंगल है उसका ट्वाइस 2 साइन ए कॉस ए होता है फार्मूला एंड कॉस 2a। 4 फार्मूले होते हैं लेकिन फिलहाल मैं इसमें यहां तुम लोगों के लिए एक ही लिख रहा हूं जिसकी यहां पे जरूरत है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, ओके। और नहीं भी पता है परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं ये सब चीजें अभी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्लासेस में पूरा बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, ये सब मैं पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बहुत सारी चीजों की का यूज जो है ट्रिग्नोमेट्री में होगा, कुछ अच्छे टिपिकल क्वेश्चंस होंगे और मैं चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि इसके पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के पहले मैं फंक्शंस, जितने भी तरह के फंक्शंस हैं उनके ग्राफ है, रेंज और डोमेन निकालना भी तुम लोगों को सिखा सकूं, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में कुछ अलग ही मजा आएगा। अब कुछ लोग होता है कि ट्रिग्नोमेट्री पहले बता दी, पढ़ा दिया, तो उसमें बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन जो है तुम लोग नहीं कर पाओगे। चलो खैर, ये जो है साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 5 लिख सकते हैं 6 पाई बाय 5 को। ये देखो साइन 2a जैसा कुछ हमने बना लिया और a का काम जो है अब 3 पाई बाय 5 कर रहा है, प्लस i 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ब्रैकेट में लिखो 1। चलो अच्छा, अभी नहीं, तुम लोगों को थोड़ा और क्लियर कर दूं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 इंटू 3 पाई बाय 5। ओके, ये तो समझ में आ ही गया होगा तुम लोगों को। अब यहां पे a का काम 3 पाई बाय 5 कर रहा है, यहां पे हमने लगा दिया 2 साइन 3 पाई बाय 5 इंटू कॉस 3 पाई बाय 5 प्लस आई 1 माइनस अब cos 2a की जगह 1 माइनस a का काम 3 पाई बाय 5 कर रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 5 लिख सकते हैं। ओके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 5। ओके, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस साइन इसको माइनस और इसको प्लस कर देगा। आई होप ये स्टेप भी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। अब फर्दर हमारे पास क्या बचा, 2 साइन 3 पाई बाय 5 इंटू कॉस 3 पाई बाय 5
प्लस आई 2 साइन स्क्वायर 3π/5। ये भी देखो एक फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ओके, हमसे एम्पलीट्यूड पूछा गया है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट का मॉड। इमेजिनरी पार्ट 2 साइन स्क्वायर 3π/5 है, 2 साइन स्क्वायर 3π/5 है, अपॉन रियल पार्ट क्या है? 2 साइन 3π/5 इंटू कॉस 3π/5। ओके, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक साइन स्क्वायर पाई ने इसको एक काट दिया, तो बचा क्या हमारे पास? साइन 3π/5 अपॉन कॉस 3π/5 विच इज इक्वल टू tan 3π/5। हमें tan अल्फा इज इक्वल टू 3π/5 मिल गया। यहां तक मैं समझता हूं तुम लोग को क्लियर हो गया। तो फिर ये देखो कि अब अल्फा हमको क्या मिला? 3π/5। अच्छा, अब ये पता करो कि ये अल्फा किस क्वाड्रेंट में गिर रहा है। 3π/5 कितना होता है? अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180/5, ठीक है। और 36 थ्रीजा जो है 90 डिग्री से तो ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है, मतलब कि 3π/5 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में गिर रहा है हमारा। तो अल्फा इज इक्वल टू 3π/5। तो फिर अब एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में तुम लोगों को बता चुका हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है। ओके, तो अब एम्पलीट्यूड थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस 3π/5 विच इज इक्वल टू 2π/5। आई होप ये तुम लोगों को क्लियर होगा, यही आंसर है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आज का और कर लिया जाए, तो इसके बाद फिर हम लोग कल की क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ अभी तक जितना पढ़ा है, कुछ मिक्स क्वेश्चन जिसमें आर्गुमेंट भी होगा, कॉन्जुगेट भी होगा, बहुत कुछ होगा, मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसमें क्या करें, पहले तो हम लोग जैसा कि पिछले कुछ क्लासेस में किया है, इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म a + ib x + iy फॉर्म में पूरा कर लिख लेते हैं। ठीक है, -1 + i, न्यूमरेटर का रियल पार्ट -1 पहले लिख लिया। cos π/3 यानी कि cos 60 कितना होता है? cos 60 1/2, sin 60 √3/2। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। टू हमारा एलसीएम हो गया जो कि ऊपर चला गया, -1 + i अपॉन 1 + √3i। ओके, यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि हम लोग करते थे, डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे क्या किया हमने? 1 - √3i और 1 - √3i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमको क्या मिल गया? चलो मैं इधर कर देता हूं। 2 -1 + i का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो -1 को हम लोग पहले कर लेते हैं। -1 + √3i
फिर प्लस आई से करते हैं, प्लस आई एंड माइनस √3i² अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस 3i²। तो ये नीचे आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है डिनोमिनेटर वाला, 1 माइनस 3i², i² माइनस 1 होता है तो 1 प्लस 3 हमको 4 मिल गया। ओके, इस 2 ने इसको कट कर दिया। यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ हम लोग लिख लेते हैं। अपॉन 2 यहां लगा लेते हैं, जगह थोड़ी कम है। ओके, अब ये i² इसको पॉजिटिव कर देगा। ओके, रियल पार्ट्स को एक साथ लिख लेते हैं, -1 प्लस i प्लस ये रियल पार्ट तो ये हो गए √3 माइनस 1 प्लस i जब कॉमन लिया √3 प्लस 1 i एंड होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये अब हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां से चलते हुए यहां तक आ गए। अब इसका मॉडुलस निकालना है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करके पूरे का स्क्वायर रूट ले लो। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2a² प्लस b², यही होता है। ये देखो, थोड़ी देर के लिए 2 को भूल जाओ, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। और अगर तुम लोग को सिंपल मेथड से करना हो तो वैसे भी कर सकते हो। चलो, मॉडुलस z हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ √3/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो हम फिलहाल ये फार्मूला लगा लेते हैं। 2a² 3/4 प्लस b² 1/4। ठीक है, ये दोनों ऐड होके 1 आएगा। 3/4 प्लस 1/4 क्या होता है? 1 होता है। फाइनली हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 1 इज इक्वल टू √2। तो ये तो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमें इसका मॉडल वो मिल गया, मॉडुलस क्वेश्चन नंबर। अच्छा, अब हमें इसके बाद क्या निकालना है? इसमें इसका आर्गुमेंट। ओके, इसको मैं रख के दे रहा हूं। ये जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी हुई है, इसी से ही हम लोगों ने मॉडुलस निकाला था। अब इसी से ही हम लोग इसका आर्गुमेंट निकालेंगे। ये क्या है? IMZ और ये क्या है? REZ। tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ IMZ अपॉन REZ। ये सब तो क्लियर ही है। इक्वल टू IMZ क्या है? √3 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन 2। कटने के बाद 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ओके, थोड़ा सा यहां पे ट्रिकी हो गया। हमने क्या किया? √3 कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन √3, और यहां पे √3 कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक, √3 से √3 कैंसिल हो गया। ओके, अब देखो करना क्या है हम लोगों को कि जैसे कि मैंने sin 2a और cos 2a का एक फार्मूला बताया था, सिमिलरली tan a प्लस b, ये एक फार्मूला है। ये सब अभी पढ़ोगे, हालांकि 10th में भी थे ये सब,
लेकिन वैल्यू देके तुम लोगों को प्रूफ करने के लिए दिया गया था। क्या है ये फार्मूला? tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस फार्मूले की हेल्प लेते हुए बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारे क्वेश्चन में, मेनली कैलकुलस में तो जहां 1 दिखे हम उसको tan पाई बाय 4 लिखते हैं। tan 45 डिग्री 1 होता है? ओके, लास्ट ईयर भी कुछ प्रूविंग वाले ट्रिग्नोमेट्री में करते हुए जहां 1 देखा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिख दिया। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक कहीं आया था जहां पे ये 1 दिया हुआ था। ठीक है, ये भी 1 होता है और ये क्या था? बीटा बीटा बार। एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, याद होगा? जहां भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 दिखे और b अगर यूनिमॉड्यूलर है तो उसको b बार से रिप्लेस कर दो 1 को। उसी तरह इस क्वेश्चन में हमने 1 की जगह फर्दर क्या लिख दिया, यहां पे देखना, tan पाई बाय 4 और 1 अपॉन रूट 3 की जगह क्या लिखते हैं? tan 30 1 अपॉन रूट 3 होता है, यानी कि पाई बाय 6, tan पाई बाय 6 लिख दिया। ओके, अपॉन 1 माइनस ये फार्मूला। और देखो यहां पे फिर ध्यान देना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूं। 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय रूट 3, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, इसकी आइडेंटिटी तो जान ही रही है। 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 था, वो वैसे का वैसे ही है। लेकिन अब इस 1 की जगह हमने लिख दिया tan पाई बाय 4 और इस 1 बाय रूट 3 की जगह हमने लिख दिया tan पाई बाय 6। ओके, फर्दर ये क्या है? tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये फर्दर क्या हो गया? tan a प्लस b। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एलसीएम लेके इसको हमने सॉल्व कर लिया। tan 5 पाई बाय 12, ये हमारा tan अल्फा आ गया। और यहां पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 75 डिग्री आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, हाँ, ये हमारा क्या निकला था? tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू tan पाई बाय 12, तो हमारा अल्फा क्या आ गया? 5 पाई बाय 12। अब ये बिकॉज 5 पाई बाय 12 इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका एम्पलीट्यूड थीटा विल बी अल्फा। ठीक है, ओके। तो ये आज की क्लास हम लोगों की यहीं मैं इसको समाप्त करता हूं। अब कल की क्लास में कुछ अच्छे टिपिकल क्वेश्चंस किए जाएंगे।